देखिए, जब भी रिटायरमेंट या डेथ का जो आपका सिलेबस है, इस टॉपिक है, ये बिल्कुल सिमिलर टू एडमिशन है एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। कुछ चीजों को छोड़कर सिमिलरिटी क्या है? जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल लेकर आता है, वो गुडविल लेकर आता है। रिटायरमेंट में क्या होता है? पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म से, तो वो कैपिटल लेकर जाएगा, गुडविल लेकर जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर फर्म में से पैसा लेकर जाता है, जो उसकी कैपिटल लगी वो निकाल ले जाता है। और ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन जो हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म में, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन था, रिटायरमेंट डेथ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर दोनों में डिफरेंस यही है कि वहां पे एडमिशन में पैसा लाते हैं, रिटायरमेंट में पैसा लेकर जाते हैं। एक बात। तो दूसरी चीज ये है कि रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का हम कितनी कैपिटल उसको ले जानी है या कितनी कैपिटल उसकी है जिस पर उसका हक है, which he is entitled or she is entitled to take back from the firm, फर्म से ले जाने का जिसका उसका राइट है, वो कितनी है, वो निकालने के लिए हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। किसका? रिटायरिंग पार्टनर का या डिसीज पार्टनर अकाउंट। उसमें हम क्या करते हैं? उसके अंदर वो सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं जो रिटायरमेंट के समय होते हैं। वो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और वो सारे पार्टनर्स को बांटा जाता है। सारे पार्टनर्स मतलब जो रिटायर हो गया और जिसकी डेथ हो गई उसको भी मिलेगा। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस है। बुक्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स पड़े हुए हैं जो पार्टनर्स को अपने बांटे नहीं है, ये उनका पैसा है जो बांटा नहीं गया, तो हम इसको भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार। तीसरी चीज, अगर फर्म के अंदर जो है गुडविल की एंट्री हमारी होती है। गुडविल की एंट्री हमारी यहाँ पे बड़ी सिंपल सी, एडमिशन में तो कई सारे ऑप्शंस थे गुडविल की एंट्री के, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं रिटायरमेंट के अंदर या डेथ के अंदर, हमारी गुडविल ट्रीटमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है, गुडविल ट्रीटमेंट और रिटायरमेंट पब्लिक डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट होगा या किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें गुडविल ट्रीटमेंट की जो एंट्रीज करनी होती है वो हमारी सिंपल सी एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। बस ये एंट्री होगी हमारी, इसके अलावा कोई एंट्री होगी ही नहीं गुडविल की इसके अंदर। अगर गुडविल पहले से है तो उसको ओल्ड रेशियो में क्लोज कर दीजिए और फिर ये एंट्री कर दीजिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स, हमारी एंट्री है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो हमेशा 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 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। वो तो हो ही गई, वो तो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, वो तो सेक्रीफाइसिंग ही होगा पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। ठीक है, दिस इज दैट। तो ये एक इसकी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये गुडविल की। ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है, उसको जो कैपिटल देनी है वो हम कैसे निकालते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। रिटायरमेंट और डेथ में एक बेसिक डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। एक मिनट के लिए पॉज करें जरा। रिटायरमेंट डेथ में एक डिफरेंस ये रहता है कि रिटायरमेंट इज प्लान्ड, तो रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड। आप प्लानिंग कर सकते हो कि पार्टनर कब फर्म से रिटायर्ड हो, बट डेथ के केस में डेथ इज अनप्लान्ड।
ये ध्यान रखना आप। अब जैसे अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर, मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च नेक्स्ट, ये हमारा अकाउंट है। तो हम ये ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टनर जो है एंड ऑफ द ईयर रिटायर, हम ये ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टनर की जब रिटायर हो रहा है तो एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डेथ के केस के अंदर, पार्टनर की डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो रिटायरमेंट और डेथ के अंदर बस बेसिक डिफरेंस ये है। इवन आपके बुक्स के अंदर एनसीईआरटी में भी दिया है क्वेश्चन, इवन हो सकता है दूसरी बुक्स में भी दिया हो कि कोई पार्टनर रिटायर साल के बीच में भी हो रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आपको पूछे इसलिए नहीं जाते हैं कि जब ये रिटायरमेंट में भी यही पूछ लेंगे फिर डेथ में क्या पूछेंगे। तो जो चीज एक ही टॉपिक, एक ही कॉन्सेप्ट तो दो जगह तो नहीं पूछा जा सकता पेपर के अंदर, इसलिए आपके सिलेबस में रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एंड ऑफ द ईयर के आते हैं, और डेथ के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिड ऑफ द ईयर के होते हैं, ऐसा पूछते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है। इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर साल के अंत में रिटायर हो रहा है तो हमारा एक एडजस्टमेंट बहुत बच जाता है, नहीं तो हमें वो एडजस्टमेंट भी करना पड़े। वो एडजस्टमेंट क्या है? अगर कोई पार्टनर ईयर एंड में रिटायर हो रहा है तो जब ईयर एंड हो ही गया तो ईयर एंड के में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया होगा। कब? एंड ऑफ द ईयर। हमने एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया होगा। जब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनाया होगा तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल भर का प्रॉफिट तो निकाल ही दिया, और जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया होगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया होगा। हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के केस के अंदर हमें पार्टनर को, जो पार्टनर छोड़कर फर्म जा रहा है, उसको प्रॉफिट का शेयर अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो साल के अंत में जा रहा है तो। और जैसा मैंने कहा कि आपसे ज्यादातर क्वेश्चन रिटायरमेंट के ऐसे होंगे कि एंड ऑफ द ईयर होगा, तो अपने आप उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो मिल ही जाए। लेकिन अगर किसी पार्टनर की मिड ऑफ द ईयर डेथ हुई, किसी पार्टनर की मिड ऑफ द ईयर डेथ हुई, तो उस पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला है वो पिछले साल तक का मिला होगा। पिछले साल तक का प्रॉफिट मिला, उस पार्टनर को पिछले साल तक का प्रॉफिट मिला, तो इतने पीरियड का प्रॉफिट शेयर उसको अलग से दिए जाने की जरूरत, इतने पीरियड का उसको प्रॉफिट शेयर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको उतने समय का प्रॉफिट अलग से देने की जरूरत पड़ती है। ये प्रॉफिट हमें रिटायरमेंट में देने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड ऑफ द ईयर हुआ है, लेकिन डेथ में हमें देने की जरूरत पड़ी। अगर किसी पार्टनर की डेथ 3 महीने बाद हुई तो 3 महीने का उसको फर्म के प्रॉफिट में भी तो शेयर मिलना चाहिए। वो हम उसको अलग से, ये कैलकुलेशन हमें अलग से करनी पड़ती है डेथ के। रिटायरमेंट में ये कैलकुलेशन हमें नहीं लगती। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ है तो पूछे मैं। नो सर। नो सर। ये हमारा, ये आप शीट भेजूंगा आपको, पढ़िएगा इसको। इसके अंदर मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर करते जाऊं। तो जब पार्टनर की रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको कितना अमाउंट देना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए ये सारी चीजें तो उसके कैपिटल में ऐड होती हैं, और या ये सारी चीजें उसकी कैपिटल में। एक तो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी ऐड कर देंगे, उसका गुडविल का शेयर उसको देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस है तो उसमें उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसके अंदर उसको शेयर मिलेगा। अगर मिड ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है पार्टनर, तो उतने समय का उसको प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। जब मिड ऑफ द ईयर हो रही है तो हो सकता है प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं तो वो भी दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो भी बटा ही नहीं है। प्रॉफिट में से देने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, आईओसी लगता है, ये सब लगता है तो लगेगा। अगर ऐसा है कि प्रॉफिट में से सैलरी कमीशन देना है तो ये भी देना पड़ेगा।
तो अगर हमें पार्टनर की मिड ऑफ द डेथ ईयर डेथ होती है या किसी डिसीज पार्टनर के केस के अंदर, उसको प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर सैलरी देनी है प्रॉफिट से, ये सारी चीजें प्रॉफिट से रिलेटेड, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो ये भी चीजें हम उसकी कैपिटल में ऐड करेंगे। फिर पार्टनर में से कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट क्या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो, ठीक है। अगर गुडविल पहले से बुक्स में है तो उसको राइट ऑफ करेंगे तो भी करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो भी हम करेंगे, ठीक है। लॉस और रिवैल्यूएशन पे अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो भी करेंगे। जब तक उसकी पार्टनर का रिटायरमेंट हुई है, डेथ हुई है, जैसे हमने उसको प्रॉफिट का शेयर दिया, हो सकता है फर्म लॉस में चल रही हो, लॉस में चल रही हो तो उसका लॉस का शेयर उससे लेंगे, प्रॉफिट देंगे होगा तो प्रॉफिट देंगे, लॉस होगा तो लॉस लेंगे। और जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगानी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में लगाएंगे। तो ये दोनों चीजें, ये 5 एडजस्टमेंट जो है, ये हमारे 3 इधर ये वाले और 2 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये हमें तभी करने होते हैं उसी केस के अंदर जब पार्टनर की रिटायरमेंट साल के बीच में हो रही हो, और या फिर डेथ का क्वेश्चन, डेथ तो बीच में ही होगी, उनमें ही एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये अपना यहां समझना। अब रिटायरमेंट और डेथ में एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं प्राइमरली, एक तो उसका नया प्रॉफिट शेयर निकालना आपको आना चाहिए, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह जो है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, वो बांटना है, और अगर मिड ऑफ द ईयर डेथ हुई है और रिटायरमेंट हुई है तो उसका प्रॉफिट शेयर, और कैपिटल का एडजस्टमेंट, और उसको जो पैसा देना है उसको पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा। रिटायरिंग हो रहा है, डेथ हुई, उसका पेमेंट भी करना, उसकी कैपिटल को पेमेंट करना रहता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया, क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हट गया, ये आपके सिलेबस में अब इस साल नहीं, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या करना होता है, मैं सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया ना, तो जो बी का प्रॉफिट शेयर है वो काट दो। इसका मतलब ए का और सी का प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा, 5:2 बचा हुआ शेयर। इज दैट ओके? यस सर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर काट दीजिए, बचा हुआ शेयर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं XYZ पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, Z रिटायर हो रहा है, Z रिटायर हो रहा है, तो Z का शेयर उड़ा दीजिए। Z रिटायर हो गया ना, तो ये मैंने Z को छिपा दिया और Z का शेयर भी छिपा दिया। बचे कौन, X और Y। तो X और Y का नया रेशियो 2:2 आएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर इन द सेम रेशियो, उस केस में देन देयर गेनिंग रेशियो इज आल्सो द सेम। तो उस केस में गेनिंग रेशियो भी सेम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 था, मतलब 1:1 था। अभी जेड के जाने के बाद भी उनका आपस का रेशियो 2:2 ही है, तो इसका मतलब इनका जो गेनिंग रेशियो है वो भी 2:2 ही होगा, मतलब 1:1 ही होगा, क्योंकि इनका आपस का रिलेशन बदला ही नहीं है, तो सेम है। मैं अब दे रहा हूं, मान लीजिए दूसरी चीज, सी डी और ई पार्टनर्स। दिलीप, इनका रेशियो है 3:2:1। दिलीप, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ यस रही? सर। तो यस बोलो सर। फिर। 3:2:1 इनका रेशियो है। डी रिटायर हो गया तो सी और ई का नया रेशियो क्या होगा? 3:1। इन दोनों का सी और ई का गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:1।
तो सी और ई का ड्यू रेशियो भी 3:1 होगा और इनका आपस का गेनिंग रेशियो भी 3:1 होगा। दिव्यानी सी रिटायर हो गया तो डी और ई का नया रेशियो क्या होगा? सर 2:1. इन दोनों का गेनिंग रेशियो क्या होगा? 2:1. सार्थक ई रिटायर हो गया तो सी और डी का ड्यू रेशियो क्या होगा? यस सर। ई रिटायर हो गया तो सी और डी का नया रेशियो क्या होगा? 3:2. और इन दोनों का गेनिंग रेशियो क्या होगा सी और डी का? 3:2. ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका 3:2 का मतलब ये हुआ जो ई का शेयर है दैट इज 1/6, ये 1/6 सी और डी ने 3:2 में लिया। इसका मतलब ये हुआ अगर गेनिंग रेशियो सी और डी का 3:2 है, इसका मतलब ई का जो शेयर है, ई शेयर इज टेकन अप, ई शेयर इज टेकन अप बाय सी एंड डी in the ratio of 3:2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 जो ई का शेयर, इसको अगर मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा गेन ऑफ सी। 1/6 को अगर मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा गेन ऑफ डी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1/6 को 3:2 में सी और डी को बांट दिया। इज दैट ओके? यहाँ Yes, तक sir. किसी को कोई प्रॉब्लम Yes. है? No sir. तो ये जो शीट है ये पहले वाले, इसमें जो आपको न्यू रेशियो निकालने हैं, गेनिंग रेशियो निकालने, वो निकालना, बस कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन है 4:3:2 का रेशियो है, ए रिटायर हो गया तो पूछा है नया रेशियो क्या है, तो नया रेशियो बी और सी का 3:2 आएगा। सी रिटायर हो गया तो नया रेशियो क्या है, तो ए और बी का न्यू रेशियो 4:3 होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये इनका रेशियो, इसको पहले आप सेम कीजिए, ये 1/2 है, ये 3/10 है, 4/20 है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम कीजिए, तो 1/2 हो जाएगा 10/20, ये हो जाएगा 6/20, ये हो जाएगा 4/20। 10:6:4 या 3 नहीं, हाँ 10:5:3:2। फिर बी रिटायर हो गया, फिर बी का शेयर ए और सी किस रेशियो में ले रहे हैं? 2:1 में ले रहे हैं, तो बी का शेयर कितना है? 2/10, 2/10 इंटू 2/1, 2/3, 2/3। ये कह रहा है कि भाई बी का शेयर जो है ए और सी 2:1 में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पे आप निकालेंगे गेन ऑफ ए को कितना मिलेगा? बी का शेयर वो ले रहा है, बी का शेयर कितना है? 3/10। इसका कितना ले रहा है? ए और सी किस रेशियो में ले रहे हैं? 2:1 में ले रहे हैं, तो इसका 2/3 हिस्सा ए के गेन करेगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/30। इसी ढंग से मैं निकालूंगा गेन ऑफ बी 3/10 इंटू 1/3, ये कितना आ जाएगा? 3/30। ये आ जाएगा गेन। अब नया रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो ऐड कर दो। ओल्ड रेशियो क्या है इसका? ए का है 1/2, 1/2 ले लो या 10/20 ले लो, एक ही बात। 1/2 प्लस 6/30, ये गेन हो जाएगा, ये नया रेशियो हो जाएगा ए का। इसी ढंग से न्यू रेशियो ऑफ बी का रेशियो 3/10 प्लस 3/30, ये बी का नया रेशियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हो जाएगा कि पूरा करूं मैं इसको? सर हो जाए।
हो जाएगा सर हो जाएगा। तो ये सारे आपको कंप्लीट करने। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू में से ओल्ड रेशियो घटाइए, गेनिंग सेक्रीफाइस आ जाएगा, गेनिंग सेक्रीफाइस के रेशियो में एंट्री हो जाएगी। पहला क्वेश्चन जो है, फोर इज टू थ्री इज टू टू का रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 5:3। तो पहले इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालें। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हम निकालते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट, हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं। केशव, केशव का जो ओल्ड न्यू रेशियो इज 5/8 माइनस केशव का ओल्ड रेशियो क्या है 4/9। ये केशव का गेनिंग रेशियो है। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। निर्मल रिटायर हो रहा है, निर्मल तो रिटायरिंग सेक्रीफाइसिंग होगा ही होगा। इसी ढंग से हम ले लेंगे पंकज का, that is 3/8 minus 2/9। ये आ जाए। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ओल्ड पार्टनर, कोई पुराना पार्टनर जो रिटायर नहीं हो रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, एक ही पार्टनर गेन कर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गेन कर रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे और जो भी सेक्रीफाइस करें उनको हम क्रेडिट करेंगे। बस ये ध्यान रखना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये वाले जो है ये क्वेश्चंस आपके, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल मैं बताऊंगा, अभी आप इसको होल्ड पर रखिए, पहले आप यहाँ ट्रीटमेंट करें। इसके बाद अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें आपने इतने कर लिए, बाकी क्वेश्चन पे अटक रहे हैं आप, तो आप रुकिए मत, हेडिंग डाल के आप आगे का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट कर दिए, जहां तक बने वहां तक करिए, नहीं है तो उसको एकदम बंद करके बैठ मत जाइए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सारा एडमिशन में किया हुआ। एडमिशन में अपन ने किया हुआ है कि अगर हमारे बुक्स के अंदर पहले से कुछ रिजर्व्स दे रखे हैं, तो हम उन रिजर्व्स को किस रेशियो बांटते हैं, ओल्ड रेशियो बांटते हैं, परिधि की न्यू रेशियो बांटते हैं। परिधि को मालूम है ना, बताना, परिधि बताएगी। हमारे बुक्स में जनरल रिजर्व परिधि अगर दिया हुआ है, एडमिशन में हम करते थे, तो वो ओल्ड रेशियो बांटते थे कि न्यू रेशियो बांटते थे? शिवम तुम बताओ। सर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो बांटेंगे। ओल्ड रेशियो का मतलब क्या हो, जो रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको भी मिलेगा। रिटायरिंग पार्टनर भी था ना पहले। हाँ, क्या कह रहे सम्यक? सम्यक, तो जो रिटायरिंग पार्टनर उसको भी हम देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो बांटते थे, तो ओल्ड रेशियो के अंदर ही वो बटेगा। तो ये जो उसके आगे के जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे ऐसे ही। तो ये क्वेश्चंस हमने बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ये कुछ इशू आया कि अपने आप ये बंद होके दोबारा स्टार्ट हुआ है जूम, ठीक है। ओके, यहां तक जो कुछ मैंने बताया, इसमें किसी को कोशिश पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? तो ये शीट में भेज रहा हूँ, आप इसको करना स्टार्ट कीजिए। कुछ इसमें डाउट्स आएंगे तो वो आप उन डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हैं।